So hello everyone, welcome back to STBZ Academy and today we are going to start thermodynamics. दो सवाल AMU बीटेक में आने होते हैं और एक सवाल AMU BSc में आना होता है। तो चूंकि 11th का पोर्शन है तो CUET वालों के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए है, AMU बीटेक और AMU BSc वालों के लिए है। हाँ, नर्सिंग वाले भी नहीं में भी नहीं है, पैरामेडिकल में है। तो जो लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं फटाफट बैच को ज्वाइन कर लीजिए। आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और अगर आप वहां से पेड नहीं देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, दैट इज एसटीबीजी एकेडमी। और यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज मिलते हैं और रात को लाइव क्लास भी चलती है 11:15 पर। 45 डेज का फ्री लाइव सेशन है, यू कैन ज्वाइन अस एंड यू कैन सपोर्ट अस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सर, इससे पहले जो वीडियो आपने अपलोड कर रखा है। हाँ, कर तो रखा है। क्यों, मिला नहीं क्या तुम्हें बच्चा? हाँ सर, मुझे मिला नहीं। एक बार चेक कर लेना, उसमें वीडियो पड़ी हुई है ना, कैसे वीडियो देखना है, कैसे टेस्ट देना है। सबकी वीडियो मैंने डाल रखी है, बहुत प्रेम से बना के डाल रखी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स 1 शॉट का वीडियो है, लेकिन हो सकता है 2 दिन लग जाए, आज और कल। बट 2 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा। और दिस क्लास इज वेरी यूजफुल फॉर AMU बीटेक एंड AMU BSc। अगर आप अब से भी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हो तो जग जाओ, क्योंकि अब धीरे धीरे विलंब हो रहा है। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करना, या फिर जो कक्षा 11th बोर्ड में है वो भी देख सकता है। तो याद करो, थर्मोडायनेमिक्स का जब मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था तो तुम्हें पहले बताया था जीरोथ लॉ क्या होता है। अब जीरोथ लॉ क्या होता है? अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हीट की, इंटरनल एनर्जी की, प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं किसी भी गैस की। यहाँ पे भी हमें भी देखेंगे कि हीट इंजन कैसे काम करता है। जैसे किसी भी इंजन को हम हीट देके, जैसे पेट्रोल इंजन है या तुम्हारे बाइक का इंजन है, तुम क्या करते हो, इसमें पेट्रोल डालते हो, वो क्या करता है, कंबशन करता है, हीट जनरेट करता है। और उससे उस हीट से क्या होता है, वो गाड़ी हमारी काम करती है। काम करने का मतलब वो उसका काम क्या है, आगे लेके जाना, तो आगे ले जाने का काम करती है। सेम ट्रेन में भी था, है ना, अरे हीट इंजन वाले ट्रेन भी तो होते थे। कितने लोगों ने गदर मूवी देखी है? भाई गदर नहीं देखा? यस सर, देखे हैं देखिए। सर। देखे हैं सनी देओल क्या करता है? सनी देओल जिस देखिए सर, अरे कोयला। हेड पंप उखाड़ देता है सर। हैंड पंप कर देता हाँ, नहीं था सर, हैंड सर। पंप पुकार देता था। अब कोयला अरे कोयला डालता है। वो कौन भाभी रहती हैं जिनको लेके भाग जाता है वो पाकिस्तान से, क्या नाम था उनका? शबीना, हीना, जो भी है। सकीना भाभी थी हाँ, सर। शकीना भाभी। तो ये उनको लेके जिस ट्रेन में वो चढ़े छिपे होते हैं सब, तुमने देखा होगा कि उसमें वो सब क्या डालते हैं, उस ट्रेन के इंजन में कोयला 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 डालते हैं। कोयला डालते हैं, है ना। और उससे क्या होता है, कोयला जलता है तो क्या करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और उस हीट एनर्जी से वो ट्रेन का इंजन, जो ट्रेन का इंजन है वो क्या करता है, वर्क करता है। और उसका वर्क क्या होता है, आगे लेके जाने का, है ना। यही तो होता है। यस सर। तो ये चीज ना थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो बनाएंगे, और बनाएंगे तो गदर 2 में फिर सकीना भाभी को लेके वो ट्रेवल करेंगे। बात समझ में आ रहा है तुम्हें? यस। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात, जीरोथ लॉ जो है टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को बताता है। ये एनर्जी के नहीं, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को बताता है। अब चूंकि जीरोथ लॉ क्यों आया, ये पहले फर्स्ट लॉ आ गया था। पहले कौन सा नियम आ गया था? थर्मोडायनेमिक्स का पहले फर्स्ट लॉ, पहला नियम आ गया था। बाद में देखा गया, अब जो कि फर्स्ट लॉ था इंटरनल एनर्जी पे बेस्ड था, इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। अब चूंकि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, NF एन आर बाई टी टू, बाई नफरत बटा दो। और चेंज इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, नफरत बटा दो, NFR डेल्टा T/2। तो चूंकि इसे इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आ रहा था, तो पहले तो फर्स्ट लॉ दिया गया, लेकिन बाद में बोला गया नहीं नहीं, उससे पहले एक लॉ होना चाहिए, तभी तो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए एक लॉ होना चाहिए। तो उससे पहले जो लॉ था, फर्स्ट तो ऑलरेडी आ चुका है, तो फर्स्ट से पहले क्या आता है, जीरो। तो उससे पहले के लॉ को बोल दिया गया जीरोथ लॉ। क्या बोल दिया गया, जीरोथ लॉ। अब ये जीरोथ जीरो लॉ कुछ नहीं कहता है, वो बोलता है कि मान लो ए है,
ए बी के साथ टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है। किसके साथ? बी के साथ। टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? इनमें चेंज ऑफ हीट क्या है? डेल्टा क्यू। Zero. चेंज ऑफ हीट क्या है? 0 है। तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम तभी होता है जब टेम्परेचर सेम होता है। सोचो, मान लो तुम एक कप चाय लेके आए मेरे लिए। अब मान लो जब तुम लेके आए तो इसका टेम्परेचर कितना है? 70 डिग्री सेल्सियस है। रूम का टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 27 डिग्री। 26 मान से लेते हैं, हाँ 27। 27 या 30 डिग्री सेल्सियस है। अरे रूम का टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब क्या Yes, sir. होगा? चूंकि सराउंडिंग ठंडा है, चाय गर्म है, तो क्या यहाँ हीट का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? तो होगा सर। बिल्कुल होगा। तो हीट निकल के, इस सिस्टम से हीट निकल के सराउंडिंग में जाएगा। कब तक जाएगा? जब जब तक तक दोनों का दोनों टेम्परेचर बराबर सेम ना हो जाए। बराबर ना। तो इक्वल हो ऑलमोस्ट जाए जब जैसे। इसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री हो जाएगा और इसका भी और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर 30 डिग्री हो जाएगा, तब इससे कोई हीट क्या होगा? कोई भी हीट प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई नहीं भी निकलेगी। ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं निकलेगी। तो इस यस सर। दशा को क्या बोलेंगे? इस दशा को बोलेंगे इक्विलिब्रियम में आ गया। किसके इक्विलिब्रियम में आ गया? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। किसमें जी? थर्मल इक्विलिब्रियम। मैं equilibrium। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो एक पक्की बात है, जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग सी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। Yes, या sir. इसको अगर हीट, इन दोनों में अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये सेम टेम्परेचर लेवल पे होंगे। और अगर ये सेम, और इन दोनों में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों भी सेम टेम्परेचर लेवल पे होंगे। है कि नहीं? Yes, sir. यस तो सर। यस सर। ये भी तो इनडायरेक्टली सेम टेम्परेचर लेवल पर होंगे। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो कोई बात नहीं बच्चा भाई। ये क्लियर हुआ? जीरोथ लॉ क्या कहता है? Yes, sir. Clear हो गया। बस सिंपल था। Yes, sir. अच्छा, अब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या है कि किसी भी, हमारे लगवा बोल गया मर जाइए, हमारी लगवा लगाई है। ये कौन है जी? हु इज दैट? ये बिहार से कौन पकड़ के आ गया है? हम लोग के क्लास में 60% जनता बिहार का है कि नहीं? क्या करते हो तुम लोग? मतलब माइक का दुरुपयोग। अच्छा, ये कौन दीदी थी? शना यास्मीन आप थी क्या? कौन था जी? हेलो, शना तुम थी? नो सर, मैं नहीं थी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो हो जाता है कभी कभी। चलो, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के हम बारे में पढ़ते हैं। अब ये थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस क्या है? एक्चुअली ना हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस देखेंगे यहाँ पे, और ये प्रोसेस को तुम याद रखना। याद क्यों रखना है? क्योंकि इसका बड़ा यूज है। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या यूज है। पहले समझो थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है। देखो, कोई भी सिस्टम क्या होता है? क्या मैं भी एक सिस्टम हूं, ये भी एक सिस्टम है, एवरीथिंग इज सिस्टम। और थर्मोडायनामिक के हिसाब से अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर दो सिस्टम के बीच में एक्सचेंज हो सकता, हीट दो सिस्टम के बीच में एक्सटेंड हो सकता है, या फिर सराउंडिंग सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सटेंड हो सकता है। जैसे मान लो ये मेरा कप था चाय का, ये मेरा एक सिस्टम था और इसके चारों तरफ का जो वातावरण था ये क्या था? सराउंडिंग था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? बोलो बोलो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा था? एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। हाँ, हीट एक्सचेंज हो रहा था, Energy हीट change। ट्रांसफर हो हीट रहा था। चेंज हो रहा है। यस हाँ, सर। बहुत बढ़िया बच्चा। यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा था। अच्छा, सिस्टम भी कई तरीके के हो सकते हैं। देखो, सिस्टम ओपन हो सकता है, ठीक है। ओपन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि ऐसा सिस्टम जिससे हीट भी ट्रांसफर हो पाए और वॉल्यूम। अमाउंट भी ट्रांसफर हो हम जाए, उसका क्वांटिटी भी, मास भी ट्रांसफर हो पाए। बात समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, दूसरा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है बेटा? क्लोज सिस्टम जिससे वह मास सिस्टम होता पास है ना सिर्फ हो। हीट जिससे ट्रांसफर हो। सिर्फ हीट ट्रांसफर हो। जैसे ये मेरा कप था, इससे जब तक तुम गिराओगे नहीं ना Amount तब तक चाय नहीं गिरने वाला है।
तो इससे सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा था, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा था। और एक ऐसा सिस्टम, जैसे सोचो हम लोग मिल्टन का बॉटल खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्यों खरीदते हैं? उसमें चाय भरते हैं, सर पानी भरते हैं, क्यों भरते हैं? आइसोलेटेड हीट दोनों ट्रांसफर ना हो ट्रांसफर पाए। नहीं होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर ना घटे। हीट ट्रांसफर नहीं मान लो होता मैंने ठंडा पानी भरा तो मैं चाहता हूँ ठंडा रहे, गर्म sir. पानी भरा तो मैं चाहता हूँ गर्म रहे। तो ये कब ठंडा का ठंडा और गर्म का गर्म रहेगा? जब तक इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हीट आइसोलेटेड ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऐसे आइसोलेटेड। सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम। हालांकि ये असली में एग्जिस्ट करता नहीं है। तुम बॉटल खरीद आइसोलेटेड के देखो, सिस्टम। मिल्टन का बॉटल खरीद के देखो, वो भी बोलता है कि 24 घंटे तक ही ठंडा रखेंगे, उसके बाद से नहीं रख पाएंगे, है ना? यस सर। है सर ओपन सिस्टम का एक Yes, एग्जांपल sir. दे दिए तो। अरे मान लो पानी गिर रहा है, उसमें क्या है? टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और हीट भी चेंज हो यस रहा सर। है कि नहीं? झरने से पानी गिर रहा है, पानी बहुत ठंडा है, तो क्या हो रहा है? एमा उस यस सर। सिस्टम से टेम्परेचर हीट टेम्परेचर Amount. मतलब हीट भी ट्रांसफर हो रही है यस और सर। अमाउंट भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ये थोड़ी सिंपल एग्जांपल था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सिस्टम भी कई तरीके का होगा। तो एक बात तो मैं तुम्हें बोलूंगा, कि अगर कभी आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि इससे जो हीट ट्रांसफर होगा, डेल्टा क्यू होगा, वो 0 होगा। मैं आंख बंद करके लिखूंगा, और ये तुम मुझसे पूछना नहीं कि क्यों लिख रहे हो मास्टर, ठीक है? बढ़िया। अरे बोलो। यस सर। हाँ चलो, यस सर। अब हम देखते हैं यस सर। प्रोसेस। यस प्रोसेस सर। देखते यस हैं। सर। अब देखो क्या है ना कि हर एक हीट इंजन का, हर एक सिस्टम को बनाने के लिए हम उसको अलग अलग प्रोसेस से गुजारेंगे। अब प्रोसेस से गुजारने का मतलब हो सकता है वो मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कभी जाएगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस से जाएगा। तो अभी देखोगे क्या होता है। देखो, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन्वॉल्व change in thermodynamic variable such as pressure, volume, temperature of the system. The process known as thermodynamic process. मान लो हम किसी भी गैस के स्टेट को चेंज कर रहे हैं। अब गैस के स्टेट को चेंज करने से क्या हो सकता है? किसी भी सिस्टम के स्टेट को चेंज करने से क्या होगा? उसका प्रेशर, टेम्परेचर, सारा कुछ चेंज हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस होगा दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा। अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये अपने को याद रखना है। पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। मान लो एक गैस है, वो पॉइंट ए पर है, मैं इसको पॉइंट बी पर लेके गया, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं बॉयल लॉ को फॉलो करते हुए ले जाऊंगा। बॉयल लॉ को फॉलो करने का मतलब मैं क्या कांस्टेंट रखूंगा? बोलो। बॉयल्स टेम्परेचर। टेम्परेचर। P1 बराबर Pressure. P2 बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम। P1 बराबर P2 था, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख के इस टेम्परेचर। गैस को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके आ रहा हूँ, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी दूरी नहीं है, स्ट्रेट है। पॉइंट ए पे हो सकता है इसका प्रेशर P1 हो और वॉल्यूम V1 हो, और पॉइंट बी पर इसका प्रेशर P2 हो और वॉल्यूम V2 हो, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इसका टेम्परेचर क्या रहा होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहा होगा। तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे आइसोथर्मल। नाम से ही समझ में आ रहा है, आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल माने टेम्परेचर। आइसोथर्मल। कितने लोग कह रहे हैं हाँ समझ में आ गया आइसोथर्मल क्या है? यस सर। यस ठीक है, सर। अब बात करते हैं। यस सर। अब अगला प्रोसेस दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस। अब मान लो किसी का मन किया कि नहीं हम चार्ल्स लॉ को फॉलो करते हुए ले जाएंगे, तो चार्ल्स लॉ क्या होता है? V1 by प्रेशर T1 is equal कांस्टेंट to होगा। V2 प्रेशर by कांस्टेंट। T2। कब लगेगा चार्ल्स लॉ? जब जब प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट हो। प्रेशर यस कांस्टेंट। सर। अच्छा प्रेशर का यूनिट क्या होता है? बार। पास्कल, बार। बार, पास्कल बार। टार, सब बार। इसी का यूनिट है। तो बार माने प्रेशर यस से सर। रिलेटेड, आइसो मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? बोलो बेटा। प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट। ठीक। तीसरा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। अब वॉल्यूम देखो इसको ना कांस्टेंट। कोरिक को वॉल्यूम वॉल्यूमिक भी कांस्टेंट। कहते हैं। अगर किसी का मन किया कि भैया हम वॉल्यूम यस सर। कांस्टेंट रखते हुए एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे लेके जाएंगे लेकिन वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। किस क्या बोलेंगे? बोलो। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो, अब लास्ट होता है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है?
यह प्रोसेस में, इस प्रोसेस में ध्यान रखना, चेंज इन हीट 0 होता है। क्या होता है बेटा, बोलो। 0 होगा। डेल्टा एच 0। चेंज इन हीट 0, डेल्टा क्यू कह लो 0 या डेल्टा एच कह लो। इक्वल टू 0। यस सर। समझ में आ रहा है? तो ये चारों प्रोसेस तुम्हें समझ में आना है। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो तुम स्टेट ए में थे, देखो इसमें मैं ज्यादा गंदगी मचा रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग समझ लेना, ठीक है। तुम स्टेट में ए में थे और तुम किसी भी प्रोसेस से, मान लो आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, कोई भी प्रोसेस फॉलो करते हुए ए से स्टेट बी में गए, लेकिन तुम्हारा वहां मन नहीं लगा, तुम फिर वहीं पर आ गए, तो इसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तुम एक साइकिल चल रही है डेली, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, और अगर हेलो ऐसा सर। यस नहीं सर, होता, सिर्फ साइक्लिक। ए से बी तक जाते तो दैट इज नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ओके। सर हाँ सर हाँ। एडियाबैटिक और जीरोथ लॉ दोनों तो सेम ही हो जाएगा सर। कैसे भाई? सर उसका भी तो हिट 0 हो जाता है। बेटा जीरोथ लॉ जो है ये बताता है, देखो एडियाबैटिक एक प्रोसेस है, यह एक प्रोसेस है। यस बात सर। समझ में आ रहा है? तुम कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर रहे हो, यस एक सर। प्रोसेस है, नियम नहीं है। नहीं समझे? यस सर। मान नहीं लो सर। तुम यस सर, यहाँ समझ हो, गए। मान लो इस पॉइंट ए पर तुम हो, हमने तुम्हारा कचूमर बनाया और कचूमर बना के पॉइंट दूसरे स्टेट में लेके गया। मान लो पहले तुम सॉलिड स्टेट में रहे होगे, हमने तुम्हारा कचूमर बना के लिक्विड स्टेट में कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने इस यस सर। बात का ध्यान रखा कि यहां से इस मतलब तुम्हारा स्टेट ए से बी होने तक में तुम्हारे अंदर की हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, चेंज इन हीट 0 होना चाहिए। तो यस इस सर। प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? एडियाबैटिक बोला जाएगा। बात समझे? ओके। ओके सर। तो यह एक प्रोसेस है ना, ये कोई नियम थोड़ी ना है। कचूमर नहीं बनाना नियम है क्या, कोई बताओ? नहीं सर। हाँ बहुत बढ़िया, समझ गए, गुड। अब देखो, सर सर हीट में चेंज किए बिना ए से मतलब सॉलिड से लिक्विड में कैसे हो सकता है? अरे यार भाई तुम काई को ये टेंशन ले सब रहे हो, ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है। है ना? अभी हम आगे बात करेंगे ना, तुम अभी कहाँ टेंशन ले रहे हो, ये कैसे नहीं हो रहा है वो जब तुम मैकेनिकल ले लेना ब्रांच, और उसमें ना थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग को पढ़ने को मिलता है, ठीक है। वहां जाके अपने प्रोफेसर से पूछना कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है, ठीक है। वो तुम्हें अच्छे से ज्ञान देंगे, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, ठीक है। चलो अब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस देखते हैं, ठीक है गाइस। ऐसे अभी तुम आगे देखोगे, टेंशन नहीं लो। ये चीज ना बहुत एक कम एज इंस्टेंट में होता है, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, ये बात प्रोसेस के बारे में समझ गए। यस सर। अब देखो हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या होता है। अच्छा, फर्स्ट लॉ को जानने से पहले हम कुछ टर्म समझेंगे। पहला टर्म है हीट। क्या है भैया? हीट। हीट, तो हीट क्या है? हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अभी हमेशा हम इसको डेल क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज हम हमेशा चेंज इन हीट की बात करेंगे, हीट की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? चेंज इन हीट की बात करेंगे, या हीट चेंज ट्रांसफर की इन बात करेंगे। तुम्हारे पास कितना हीट है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन तुमसे कितना हीट निकल के बाहर जा रहा है ये पता है ना? तो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है हम सिर्फ इसी की बात करेंगे, है कि नहीं? ठीक है। तो देखो अब हीट ट्रांसफर दो में होता है, एक तो सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है, और या फिर हीट किस में हो सकता है? गैस में हो सकता है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ? ठीक है, बढ़िया बात। अब देखो सॉलिड लिक्विड में दो तरीके के हीट पाए जाते हैं। एक जो ऊर्जा होती है, एक जो हीट एनर्जी होती है, वह उसकी स्टेट को चेंज कराती है। तो जब स्टेट को चेंज कराएगी तो Q इक्वल टू, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैं M इंटू एल लिखूंगा। एल क्या है? लेटेंट हीट है। और दूसरी हीट क्या होगी? जो उसके टेम्परेचर में चेंज करेगी। अगर मैं तुमको हीट दूंगा तो दो ही काम हो सकता है, या तो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है कि नहीं, तुम ठंडे पड़े हुए हो तुम गर्म हो जाओगे, है कि नहीं, और या यस दूसरा सर। काम क्या हो सकता है, यस तुम पिघल जाओगे। और जैसे मान लो फेज चेंज हो बर्फ है, जाएगा। बर्फ को मैंने हीट दिया तो क्या होगा? गर्म होके पिघल जाएगा। वाटर और हो अगर मैं जाएगा। वाटर को हीट दूंगा तो वो मान लो 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो मैंने थोड़ा सा हीट दिया तो हो सकता है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए। दो ही काम यस होता सर। है। तो जब वो पिघलेगा मतलब फेज चेंज करेगा, तो वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे लेटेंट हीट का। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो Q बराबर लिखेंगे MS डेल्टा T।
बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। अच्छा, यस सर। गैस के केस में हीट दो तरीके से हम देखेंगे। पहला, गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे रखा गया हो तब क्या होगा, और अगर गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम वॉल्यूम पर। पे, वॉल्यूम। क्योंकि जो एस है वो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी होता है। तो गैस के केस में जो हीट होगा उसको क्या बोलेंगे, एन। मास एन होता है ना, मास की जगह पे मोल लिखते हैं, एन सीपी डेल्टा टी। और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जो हीट होगा वो एन सीवी डेल्टा टी होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ यार सब समझ में आ रहा है, सब हम केटीजी में पहले से पढ़ के आए, कुछ नया चीज नहीं है अपने लिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आया तुमको, कि सॉलिड में हीट किस तरीके से दिया जाता है, गैस में हीट किस तरीके से दिया जाता है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ समझ में आया? यस सर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं वर्क का। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर वर्क बड़ा जरूरी है? क्या है भैया, वर्क बड़ा जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, वर्क वर्क जो है इसको समझने की कोशिश करना, व्हाट इज वर्क। अच्छा, इस एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं यह एक पिस्टन है, इसमें गैस भरा हुआ था। अब इससे मैंने दबा के इसको डेल्टा एक्स नीचे डिस्प्लेस कर दिया। कितना डिस्प्लेस किया बच्चा? डेल्टा डेल्टा एक्स। अब जब मैं इसको दबा रहा होऊंगा तो क्या गैस आराम से दबेगी? कभी तुम लोगों ने नो पंप से सर। हवा भरा है? नहीं सर। तुम दबाते हो ना तो प्रेशर यस लगता है सर नीचे भरा से, है। फोर्स लगता है फोर्स सर। फोर्स लगाना लगता होगा। है। कभी ऐसे अब करके छोड़ पूरा देना, देखना फटे से ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। क्योंकि गैस भी दवा वो कर रही है, फोर्स लगा रही है। अब चूंकि गैस फोर्स किस तरीके किस हिसाब से लगा रही है, क्योंकि गैस तो सिर्फ प्रेशर लगा सकती है, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। अब जितना एरिया इसका है उसी के हिसाब से एरिया यहाँ रखेंगे तो फोर्स निकल के आ जाएगा कि इस पूरे एरिया पे इस पूरे प्रेशर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो दैट इज पी इंटू ए। बात समझ में आ रहा है? यस सर। कितने लोग कह रहे हैं हाँ? तो फोर्स निकल गया, तो वर्क डन का फार्मूला सबने पढ़ा होगा कि वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एफ इंटू डी। डीएक्स। डीएस। ठीक, एफ की वैल्यू क्या लिख दूं मैं, पी ए इंटू डीएक्स। मैं पी को अगर बाहर ले लूं, इंटीग्रेशन ऑफ ए डीएक्स, तो ए मतलब एरिया, डीएक्स मतलब लेंथ। क्या मैं इसको वॉल्यूम लिख सकता हूं? यस यस सर। सर। यस यस तो सर। मैं लिख यस सर। सकता हूं। अब यहां से देखो वर्क का बड़ी फार्मूला निकल के आएगा। वर्क का पहला फार्मूला निकल के आ रहा है पी ए डीएक्स, पहला फार्मूला। दूसरा यस सर। फार्मूला देखना, कोई भी यूज हो सकता है और ये हर जगह के लिए वैलिड है। P इंटू डीवी, P इंटू डीवी। ठीक है, अरे ऐसे लिख सकता हूं ना, एडीएक्स को वॉल्यूम। अच्छा, इफ सर इसको पी ना बाहर आएगा। अभी मैं अगर कांस्टेंट रहेगा तब ना बाहर रहेगा जी। अभी तो मान लो यस। क्या पता कांस्टेंट ही ना हो। अब मैं ओके लिख रहा सर। हूं, क्वेश्चन में तो ये दे सकता है ना कि P जो है प्रेशर जो है एक्स पे डिपेंड करता है, P नॉट एक्स है, तब क्या करोगे? तब तो गड़बड़ा जाएगा ना, P बाहर कैसे रख सकते हो? अब मैं बोल रहा हूं कि इफ P इज कांस्टेंट, अगर P कांस्टेंट हो तो वर्क इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? बोलो बच्चा। P बाहर ले जाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी। डीवी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। और वॉल्यूम मान लेते हैं इनिशियल से फाइनल तक जा रहा है, शुरू में इनिशियल था बाद में फाइनल था, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा? पी डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है। तो उसी तरीके से डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? वी, एक्स। वी आई से वी फाइनल तक, तो ये हो वी। जाएगा पी इंटू बी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ए भी एक फॉर्मूला है। जैसे माइनस तीसरा, डी आई। और मैं इनिशियल। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल को लिख सकता हूँ पी डेल्टा वी। तो वर्क का ये भी एक फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला तभी लगेगा जब प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। या फिर मैं मोटा मोटी बोलूं तो अगर आइसो बारीक प्रोसेस है तो मैं डायरेक्ट ये फार्मूला लगाऊंगा, और अगर आइसो बारीक प्रोसेस नहीं है तो मैं ये फार्मूला लगाऊंगा। कितने लोग कह रहे हैं सही बात है? तुम बोलो। यस सर। यस सर। सोचो ना, प्रेशर कांस्टेंट, ये प्रेशर कांस्टेंट था तभी तो बाहर लेके आए थे। तो ये यस सर। प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी आइसो बारीक में ही बस ये फार्मूला लगेगा, नहीं तो हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। यस बढ़िया। सर। यस सर। यस सर। अब देखते हैं पीवी डायग्राम। अब वर्क निकालने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो फार्मूला से। कई बार हमारे एग्जाम में बेटा फार्मूला नहीं दिया रहेगा,
पीवी डायग्राम दिया रहेगा। तो तू एक बात बता, वर्क बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी है, तो इंटीग्रेशन मतलब क्या, एरिया नहीं होता है, y इंटू डी एक्स, एरिया को जोड़ दिया, देख यस सर। लंबाई sir. गुणे चौड़ाई, है ना, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो छोटे से एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई को मैं छोटा सा एरिया बोलूंगा, और उसको इंटीग्रेट कर दिया तो मैं क्या बोलूंगा, पूरा एरिया। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ यहाँ पे एरिया। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, एरिया अंडर, किसके अंडर का, पीवी कर्व, पीवी कर्व का, एरिया अंडर पीवी कर्व निकालेंगे तो वर्क निकल जाएगा। जैसे पीवी कर्व है, पीवी कर्व है तो कौन सा वाला एरिया वर्क देगा, सर जो वेरी कर रहा है, डी भी वेरी कर रहा है, तो इसी एक्सिस के साथ एरिया लूंगा तो वर्क मिल जाएगा, इसी एक्सिस के साथ एरिया लूंगा तो वर्क मिल जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी सही है। यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा एक बात और, एक बात और बच्चा, मान ले पिस्टन को तूने दबाया और दबाने से अगर वॉल्यूम घट रहा है तो गैस एक्सपेंड हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, Compress हो रहा है. कंप्रेस हो रहा है सर। इसका मतलब वॉल्यूम अगर घट वॉल्यूम रहा घट है जाएगा। तो कंप्रेशन होगा। दूसरा, यस सर। यस सर। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है डिकम्प्रेशन। तो एक्सपेंड हाँ सर, एक्सपेंशन, एक्सपेंड हो गया ना। यस सर। अब एक बात समझना बेटा, सोच, तूने मान लेते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस ले लेते हैं या कोई भी प्रोसेस ले लेते हैं, वर्क बराबर मोटा मोटी फार्मूला होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम है तो क्या वर्क निगेटिव नहीं आएगा, बोल बोल ना, सोच। यस सर। तो अगर वर्क निगेटिव Yes, sir. आएगा यस सर आएगा। तो कंप्रेशन में वर्क क्या होता है, निगेटिव, और एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा Yes, sir. है तो वर्क पॉजिटिव आएगा, तो एक्सपेंशन में वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। कितने लोग कह रहे हैं हाँ सर समझ में आ रहा है अपने को। तो ये चीज Yes, एक sir. ग्राफ में दिया हुआ है, ग्राफ देख के तुझे समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे वर्क पॉजिटिव है एंड वेयर वर्क इज निगेटिव, कहाँ पर वर्क निगेटिव है। बात समझ में आ रहा है सबको, वर्क शुड बी Yes, Yes, पॉजिटिव, sir. कहाँ वर्क निगेटिव होगा। ये वर्क निकालना समझ में आया तुमको, दो प्रोसेस में, पहला अगर फार्मूला से निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे, उस केस में हमको पीवी के बारे में आइडिया होना चाहिए। दूसरा, अगर पीवी डायग्राम या इसको इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम से अगर निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे। तीसरा, साइक्लिक प्रोसेस में हम कैसे निकालेंगे, ठीक है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुना। साइक्लिक प्रोसेस में भी मैं पीवी की ही बात कर रहा हूँ, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट साइकिल जो चलेगी पीवी के अंदर चलेगी। अगर टीवी के अंदर चल गई ना तो मामला अलग हो जाएगा। तो मामला लिख लेना नोट करके, IIT जेईई में पूछा था। हालांकि एमयू वाले नहीं पूछते हैं बट कोई बात नहीं, ये बात समझ में आ रहा है साइक्लिक प्रोसेस में कैसे निकालेंगे। तू सोच, सोच बेटा, AB के अंदर में अगर इस प्रोसेस की मैं बात करूं तो इस प्रोसेस में कोई वर्क होगा क्या A से B तक जाने में, नहीं, कोई एरिया नो ही सर, डिस्प्लेसमेंट। है ना। तू सोच P डेल्टा B, अरे वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा है ना, तू सोच ना, तू सोच वर्क बराबर होता है P डेल्टा B। अगर Yes, चेंज sir. इन वॉल्यूम जीरो हो तो वर्क भी तो जीरो होगा। Yes, Yes, sir. sir. आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क जीरो होगा, सोच होगा कि नहीं। Yes, sir. यस सर। ये आइसोकोरिक प्रोसेस है और ये भी आइसोकोरिक प्रोसेस है, रीजन क्या है, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। इस दोनों प्रोसेस में तो कोई काम ही नहीं होगा, सिर्फ Yes, sir. इसमें और इसमें होगा। तो BC BC में जो काम होगा, देख वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव काम होगा, तो इसके लिए मैं पूरा एरिया लूंगा, ये वाला पूरा ग्राफ तक का एरिया है। और यस दूसरा, सर। DA में जो काम होगा वो निगेटिव होगा, तो उसके लिए Negative मैं है। एरिया लूंगा ये वाला, नीचे वाला, है कि नहीं। Yes, sir. और इन दोनों को फिर चूंकि ऊपर वाले का काम पॉजिटिव नीचे वाले का काम निगेटिव, तो आई विल सबट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, क्या मैं घटाऊंगा ना, जब जोड़ना होगा Yes, sir. नेट काम के लिए तो एक का चिन्ह अपोजिट है तो घट जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला चीज खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ काम कितना हुआ, BC minus AD.
ए वाला हुआ। Yes, sir. मतलब इनका जो एरिया है, तो मैं बोल सकता हूँ इसका जो एरिया, इसका एक कर्व सरफेस का एरिया, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द साइकिल, साइकिल के अंदर का एरिया। तो साइकिल के अंदर का एरिया कितना है बोल? P2 माइनस P1। अरे ये दूरी P2 माइनस P1 है, यस सर। बोल P2 माइनस P1 P2 minus P1. मल्टीप्लाई बाई ये दूरी कितना है? V2 माइनस V1। कितने लोग कह रहे हैं हाँ यार सिंपल था। अच्छा, ओवरऑल वर्क की क्या है रहा है, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? साहब पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा। और ये सेम इसका उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें वर्क निगेटिव आएगा। बोल निगेटिव आएगा कि नहीं? यस सर, आएगा। Yes, sir. आएगा। एरिया का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। साइन निगेटिव आएगा। X, समझ Yes, में आ sir. रहा है? ये सवाल sir. तुम्हारे एमयू में पूछा गया था, और ना एक कैलकुलेट नहीं करवाया था, बस पूछा था वर्क पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। सर और डायग्राम इसमें- देकर, हाँ? सर डायग्राम दिए था। हाँ भाई, डायग्राम दे के इन्होंने पूछा था कि वर्क पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। और जेई मेन में इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया था, बोला गया था कि बताइए कितना काम हुआ है। बस लो, ऐसे सवाल आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। रुको दिखाई रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के। सर बीएससी में तो और लो रहता होगा क्वेश्चन का लेवल। बहुत लो रहता है, बहुत लो। तुमको हम दिखा रहे हैं, रुक जाओ। ये किसका है जी? BSc. अच्छा ये ये हम लोग, सर हम लोग का ये। अच्छा ये विकास सर तुम लोग को नहीं डाल रहे हैं क्या, रिकॉर्डिंग नहीं डाल रहे हैं क्या? हम रिकॉर्डिंग सर लाइव में रहते हैं तो रिकॉर्डिंग नहीं ध्यान दिए। कैसा पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं? ये सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलो। CPP भी दे रहे हैं रोज। अच्छा DPP भी देते हैं टाइम से? ये सर रोज दे रहे हैं। टेस्ट के लिए मैंने उनको बोला था कि आप अपने बच्चों का टेस्ट लगाइए। अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं। अच्छा, वो कह रहे थे कि सर थोड़ा पढ़ा लें फिर लगाएंगे। यस सर, डिफरेंशिएशन आज अच्छा खत्म एक बात हुआ। बताओ, यही सवाल देखो, बोल रहा है कि वर्क डन बाय अ सिस्टम इज जीरो, किस में? तो वर्क डन बाय सिस्टम जीरो किस में होगा? जिसमें डेल्टा भी जीरो होगा। यस Yes, सर। sir. डेल्टा भी जीरो किस में होता है? बी कोरिक में. आइसोबर्ग। अब बताओ, Yes, sir. C. अब बताओ, ऐसा सवाल दे रहा है, मतलब जो मेरा लेक्चर भी अटेंड करके जाता है 90%, क्योंकि 2 सवाल पक्के आने हैं, 90% चांस रहता है कि बच्चा पार्टी करके आएगा। ये सवाल देखो, ये सवाल, एक सवाल यही फंस गया, अभी जो मैं पढ़ाया उसी में से फंस गया तुरंत। बताओ, ये सवाल करो Yes, sir. करो करो करो। अच्छा, इसमें वर्क पॉजिटिव होगा या निगेटिव? सर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि देखो एक्सपेंशन वाला कर्व ऊपर है, एक्सपेंशन वाले का ग्राफ ज्यादा बड़ा होगा, मतलब कर्व एरिया ज्यादा होगा, और निगेटिव वाले का एरिया कम होगा। यस तो नीचे वाला अगर घट भी जाए तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, तो वर्क यहाँ पॉजिटिव होगा। कितना होगा ये तुम्हें बताना है, जस्ट टेल मी। C option. कैसे करूंगा? ए वाली दूरी मल्टीप्लाई बाई ये वाली दूरी। ए वाली दूरी क्या है? 2v में से v घटाओ v, है कि नहीं? अरे सोचो, नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है। ये 2v में से v घटाओ, ए वाली लेंथ कितनी होगी? 2v और v घटाओगे तो v आएगा, और ए वाली लेंथ कितनी होगी? 2p में से Zero. p घटाओगे p आएगा, दैट इज pb। कितने लोग कह रहे हैं सही है? Yes, sir. सही है. क्या इस सवाल में क्या रॉकेट साइंस था? बोलो, इज इट एनी नहीं, रॉकेट नहीं। साइंस इज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? कोई बवाल सर। सवाल है क्या ये सब? सर एक डाउट नहीं, है सर. सर. हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर जैसे अभी आपने एरिया का फॉर्मूला लिखवाया था P2 माइनस P1 इंटू B2 माइनस B1, हाँ उससे उससे करेंगे तो सर यही आएगा आंसर उससे भी? भाई, वो फार्मूला नहीं हुआ। था। मैं तुमको क्या कहता हूँ, फार्मूला ना समझा कर। मैंने ये डिस्टेंस निकाली थी, ये डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक P1 है और पूरा Yes, sir. P2 है, तो गधेड़े डिस्टेंस क्या होगा? P2 माइनस P1 P2 होगी माइनस ना। P1. तुझे Yes, एरिया sir, yes, निकालना sir. मैं सिखाऊं क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है सर, ठीक है. सॉरी सर. और ये डिस्टेंस कितना होगा? अरे एरिया क्या बोलेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणा चौड़ाई. यस सर. है ना। लंबाई क्या है? P2 माइनस P1। मान ले P2 5 होता, P1 3 होता, तो लंबाई क्या हो जाता? 2 हो जाता। 2. यस तो सर. ये फार्मूला कौन बोला तेरे को ये फार्मूला है? मैंने यहाँ करके दिखाया कि इसका ये आएगा। ठीक है सर, ठीक. गजब आदमी हो तुम लोग यार, इसमें फार्मूला ढूंढ रहे हो, मतलब कहीं पे फार्मूला ढूंढ लो है कुछ भी। सेकंड क्लास चल रहा है मुझे सर। ये कौन है यार? रेशमा,
क्लास से भगा दूंगा, पिछली बार भी तुम ही थी ना, पूरे परिवार वालों को मेरे क्लास में तुम नो बैठा दो। सर, मैं नहीं थी। कौन थी पिछली बार? अभी तुम, अभी पता नहीं क्या बकैती कर रही थी। चलो इसको करो। ये सवाल जेई मेन में भी आया हुआ है, तुम्हारे एएमयू में भी आया हुआ है, एएमयू का ही सवाल है वो तो तुम देख ही रहे हो। वर्क डन निकालना है, टीवी कर्व। अच्छा एक टीवी कर्व होता तो एरिया अंडर कर्व नहीं निकाल के आ जाना। अगर मान लो गलती से टीवी कर्व दे दिया तो खुश मत हो जाना, हा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्या करोगे इसमें? बस एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे। अभी सर्किल का एरिया निकालना है, निकालो। अभी आ रहा है कुछ कैसे एरिया निकाला जाता है? गधेड़ो। सर वो सर्कल के बगल में जो थोड़ा सा वो है, उसका भी तो आएगा वो एरिया। नहीं, हमें सिर्फ, अभी मैंने तुझे क्या बताया पीछे, गधेड़ा आदमी, सर बस इक्वल टू एरिया अंडर साइकिल, इक्वल टू अंडर एरिया अंडर साइकिल। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर साइकिल, साइकिल के अंदर का एरिया। साइकिल के अंदर का एरिया क्या है? सिर्फ ये, थोड़ा सा का क्या मतलब? फिर तो तू बोलेगा इधर वाला भी आएगा है। सर ये ऑप्शन होगा। हाँ 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 हाँ। देखो एक दीदी ने बता भी दिया। अच्छा ये पूरी डिस्टेंस जो है, ये पूरी डिस्टेंस जो है इसके इधर वाले डायमीटर के बराबर होगा। कितना होगा ये यस सर। डिस्टेंस? वी V2 माइनस वी टू V1। माइनस V1। तो इसका ए वाला रेडियस कितना होगा? ए वाला रेडियस V2 माइनस V2 V1 माइनस V2 अपॉन माइनस V1 टू। बाई 2। टू। अच्छा ये पूरा डिस्टेंस जो होगा किसके बराबर होगा? P2 माइनस P1। तो ये वाला रेडियस कितना होगा? P2 माइनस P1 बाई माइनस 2। P1 बाई 2। अब चूंकि रेडियस जब दोनों बराबर नहीं है तो ये सर्किल थोड़ी ना है, गधेड़ों, ये एलिप्स है। देखने में मत जाओ। ठीक है, ये जो है V2 माइनस V1 बाई 2 है ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है? P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 बाई 2। इलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई ए बी। और सर्किल, जैसे सर्किल का एरिया होता है पाई इंटू आर, चूंकि दोनों रेडियस बराबर होता है ना तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों रेडियस बराबर नहीं है तो पाई ये भी लिखना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पाई ये हो जाएगा 1/4 P2 माइनस सर P1 सी होगा। इंटू V2 सी माइनस है, P1। ऑप्शन और सी। 90% गधेड़े एग्जाम में ये मार के आए थे, और जिन्होंने ऐसे देखा था रेडियस निकाला तो ये मार के आए थे, और जिन्होंने ऊपर से रेडियस निकाला था ये मार के आए थे। जबकि आंसर सी है। बुझे? देखिए कैसे इन्होंने बेवकूफ बनाया। दिखाया क्या? सर्कल। सर्कल। और निकला क्या? एलिप्स। Ellipse। तो देखने में मत जाना, है ना? है कि नहीं? यस सर। यस यस एमयू वालों की भी ना मतलब ऐसे होता है, मतलब इनके भी थोड़े लक्षण ना लड़कियों जैसे मिलते हैं। दिखता कुछ और है, बाद में पता चलता है अच्छा 4 लोग लाइन में ऐसे गलत सलत कर रहे हैं। समझ रहे हो? यस सर। चलो इस सवाल को करो। अरे मैं मजाक कर रहा था यार, तुम लोग इसको वो न ले लेना। और लड़कियों माफ करना यार, मैं तुम लोग के अगेंस्ट कुछ सर नहीं कह बात रहा, दिल मैंने पे लग कुछ नहीं गई। बोला। चलो ये सवाल करो, पता चलेगा। किसी दिन लड़कियों ने मुझे धर लिया कि मास्टर तुम लोग बोलते हो हमारे खिलाफ। भाई मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूँ। हाँ भाई, भाई करो। इस सवाल को कर पाओगे तुम लोग? सबसे ज्यादा सवाल दो ही चीज पे यहाँ पूछा जाएगा। पहला जानते हो कहाँ से? फर्स्ट फ्लॉट से पूछा जाएगा, प्रोसेस से रिलेटेड। और दूसरा पूछा जाएगा कि वर्क निकालो। सच बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा सवाल थर्मोडायनेमिक्स में आएगा तो वर्क से आएगा। तुम देख लेना, पीवाईक्यू लगाओगे ना अभी तो तुम खुद देख लोगे। सर बी ऑप्शन बी, -20 जूल। अच्छा इसमें वर्क पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? नेगेटिव। सर नेगेटिव। तो इसका मतलब पहले इन दोनों को काट दो, क्योंकि पीवी कर्व है तो मैं क्या डालूंगा, बस एरिया मार दूंगा, खत्म। अब एरिया के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई निकालते हैं, और निगेटिव माना है आंसर। तो लंबाई क्या है? ये कितना है? 100। 100। और चौड़ाई क्या है? 200। 200। चौड़ाई है 200। एरिया क्या हो जाएगा? 200 इंटू 200 गुणे 100। लेकिन ध्यान रखना, ये चूंकि क्या है भैया, इस ये चीज जो है किस में है? किलो में है, और ये चीज सीसी में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 200 किलो, किलो पास्कल, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 3 3
3 इंटू 100 और सीसी को बदल दो सेंटीमीटर क्यूब, तो ए हो जाएगा 10⁻⁻6। -3 6 अरे -3 का स्क्वायर करोगे ना। यस सर अरे 10 टू इस सेंटीमीटर को बदलो मीटर में, 10⁻², उसका क्यूब -2 करोगे ना, सेंटीमीटर क्यूब, तो -6 हो गया। देखो 3 को यहाँ कट गया, 3 2 5 और एक 6 को यहाँ कट गया, कितना बचा 20, तो -20 है, यस सर +20 नहीं आएगा। देखो मैं साइन अलग से निकाला हूं और एरिया अलग से निकाला हूं, बात बुझे। यस सर हाँ, इस सवाल को करो, रिस्क नहीं लेने का बच्चा लोग। तुम लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर मास्टर बहुत तेज तेज तुम पढ़ा रहे हो और कोरम पूरा कर रहे हो बस? नो सर। नहीं सर समझ में आ रहा है। सर बी ऑप्शन। अच्छा नहीं लग रहा है जी? ये बच्चे इतना कम आता है ना, दिल टूट जाता है मेरा, सच कहूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को मेरे साथ। ये उड़ा दिया क्या जी? अच्छा ये सर 3। ए ऑप्शन आ रहा। हाँ, क्या होगा जी? इसमें एरिया अंडर कर्व सर निकालना है, ठीक है, तो क्या करूंगा? बी। एरिया अंडर कर्व, अब चूंकि देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस कितना है? 2b में से 3b घटाए, 3b में से b घटाओ 2b, और ये क्या है 3b, अरे 3p में से p घटाओ 2p। 2p हाँ कोऑर्डिनेट हाँ ज्योमेट्री तो आता होगा कि वो भी साफ है? आता है। हाँ, तो एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू होगा हाफ इंटू बेस। बेस 2b है बेस और हाइट भी 2p है। यस सर यस आपने सर आपको ए मार ऑप्शन दिया 2p भी आंसर। 2। ऐसे ए ऐसे सवाल ऑप्शन है। तुम्हारे ये एग्जाम में आएंगे। ये होगा अच्छा, सर यस सर। अच्छा तुम इससे पहले देखते तो डर जाते, हाँ क्या सवाल है। अब कैसा लग रहा यस है? सर अच्छा। अच्छा लग अब रहा तो है कुछ सर। है ही नहीं, लोल है। ऐसे सवाल तो मैं तो ढूंढता हूँ कि आजा भाई ऐसा ही सवाल आ जिसमें कुछ करना ना पड़े, आराम से आंसर आ जाए, है कि नहीं? यस कुछ सर। करना ना पड़े और अगर आराम से आंसर आ जाए, सोचो कितना मजा आ जाएगा। अच्छा यस देख, सर इसमें रिस्क हो गया था, ये भीटी कर्व दे दिया था, तो कई बार ना पीवी कर्व नहीं देगा, भीटी कर्व देगा, तो आंख बंद करके क्या नहीं मानना है, आंख बंद करके मार के नहीं आ जाना कि अच्छा आजा आजा पीवी कर्व आ गया। और अगर वीटी कर्व होगा तो आंसर क्या होगा? फिर हम करेंगे उसको, सॉल्व करेंगे। पीवी को ओके हम सर। बीटी से भीटी कर्व को हम पीवी कर्व में ट्रांसफर कर लेंगे, बहुत बार ऐसा होगा। अच्छा ये सवाल अभी करने में मजा आएगा, ठीक है, ये वाला सवाल याद रखियो, ठीक है। चलिए इसको मैं वो कर लेता हूँ। अच्छा इस सवाल को चीज देख के ना तू एक चीज बोल सकता है कि इसमें डेल्टा डब्ल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये जीरो तो हो ही नहीं नेगेटिव सकता सर, है। नेगेटिव। नेगेटिव होगा। कैसे निगेटिव नेगेटिव। होगा? अबे सर पॉजिटिव एक्सपेंड कर होगा, रहा है ना पॉजिटिव। धीरे, सर एक्सपेंड। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव अबे होगा। वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, देख यस सर। शुरू में वॉल्यूम यहाँ पे था, एक कम है ये ना, बड़ा। एक 0,0 के ज्यादा पास है, आगे बढ़ा तो वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ गई, गधेड़ों। सर और बी यहाँ पे और आ डी गए में तो से कोई वॉल्यूम ऑप्शन और बढ़ होगा। गया। बी और डी में से कोई एक होगा। तो इसका मतलब ये है, मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि या तो ये होगा और या तो ये होगा, ये दोनों तो पक्का नहीं होंगे। अब बाकी का भी अभी तुम 2 मिनट में निकाल लोगे, ठीक है। वो भी निकलवा देते हैं, चल वो भी निकलवा देते हैं, देख। इफ अ सैंपल ऑफ गैस अंडर गोज इन आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट है। कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब, ऐसे सोच, डेल्टा यू क्या होगा? NF डेल्टा T/2। ये डेल्टा यू के बारे में तू पिछले चैप्टर से पढ़ता आ रहा है, नौटंकी नहीं करियो। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा, तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो होता यस सर। है कि नहीं? यस सर। ले सर ऑप्शन आंसर बी। आ गया तेरा। कितने लोग कह रहे हैं आंसर आ गया, एक ही चीज निकाला आंसर आ गया। अरे बोल। यस सर। अब यस सर। देख हमें ना पूरा करना यस भी नहीं है, सर, यस पता सर। है। अब से मतलब जैसे ये चैप्टर है, देख हीट हो गया, फ्लूइड हो गया, इसमें हमें पूरा करना भी नहीं है, हम आधा ही करेंगे, हमें आंसर पता चल जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तुझे मैकेनिक्स पढ़ने में होगी, बाकी ना तो वेव पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, मैकेनिक्स और SHM तक की दिक्कत होता है बच्चों को, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है, तू सब आराम से उड़ा देगा। बात समझ में आ रहा है तुझे? यस सर। अब थोड़ा सा तू वर्क सीख गया और हीट सीख गया, अब इंटरनल एनर्जी के बारे में बता रहा हूँ, बताने की जरूरत ही नहीं है। अब चूंकि देखिए इंटरनल एनर्जी जो होता है, ये कुछ नहीं होता है, एक काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। अब तू बता, आइडियल गैस का पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है कि नहीं? यस सर। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? NF RT बाई नफा RT बटा by 2। टू तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? NF R डेल्टा T बाई 2। अगर कभी डेल्टा T 0 हो या sir. उसको दूसरे भाषा में T बराबर कांस्टेंट बोलूं, तो पूरे डेल्टा यू। तो उस केस को, उस प्रोसेस को हम लोग जनरली आइसोथर्मल बोलते हैं। और आइसोथर्मल वाले केस में डेल्टा यू जो होगा 0 होगा। क्या उस केस में यू 0 होगा? नहीं, डेल्टा यू 0 होगा। तो बस हो गया, दैट इज इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी जो है ये स्टेट फंक्शन है। क्या है बेटा? स्टेट फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन का मतलब होता है ये सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। जैसे मान ले पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। और मान लेते हैं तुझे तुम्हारी कुटाई करते करते इस रास्ते लेके जाया गया, ठीक, मालूम मैं बहुत ज्यादा कूटा तो इस रास्ते से लेके गया। कोई और टीचर है, कम कुटाई किया, सीधे सीधे लेके गया। तो मैं बोलूंगा किसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज ज्यादा हुआ? तो तू क्या बोलेगा? साहब हमको तो फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर देखना है, तो इसके दोनों फार्मूले में यही है। तो दोनों में सेम 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 इंटरनल एनर्जी चेंज, Yes, sir, दोनों बराबर। इंटरनल एनर्जी में चेंज सेम है। कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी? यस सर। यस सर। अच्छा, मान ले साइक्लिक प्रोसेस हुआ है, ए से बी में गया और बी से ए में आ गया। बता इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना है? 0। 0। ये सब याद तुझे होना चाहिए, ये सब तेरे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है? यस। डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा हैं? हाँ, डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। चल अब बात करते हैं फ्लॉट के बारे में। इसको अब मैं लिखूंगा फ्लॉट। फ्लॉट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स। और स्लॉट का मतलब सेकंड लॉ ऑफ Second law of थर्मोडाइनमिक्स। और प्लॉट का मतलब थर्ड थर्ड लॉ अब ये जो था ना, ये जो फ्लॉट वाला मामला है, ये जो है डिपेंड करेगा उसी पर। किस पर? मैं बता रहा हूँ किस पर डिपेंड करेगा। ये इन्हीं तीनों एनर्जी में ना रिलेशन बताया गया है। जैसे मान ले मेरे पास एक इंजन है, मैं उसको क्या दे, अरे यार हम लोगों ने तो वही नहीं स्टार्ट किया जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया ना? किए हैं तो यहाँ पे किए हैं सर। स्टार्ट है। ये है सर। चलो, सर, यहाँ- वरना वरना सर- वरना तुम लोग का मेहनत बेकार हो जाता। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, फ्लॉट में क्या है? तो ऐसे सोच, मान ले मैंने किसी इंजन को हीट दिया, तो सबसे पहले क्या करेगा? अपने टेम्परेचर इंटरनल बढ़ेगा। एनर्जी में चेंज कराएगा, इंटरनल फिर उसके बाद से काम करेगा। यस सर। मतलब ये गलत बात था, लेकिन मैं अगर हीट दूंगा तो कुछ हीट इंटरनल एनर्जी में वेस्ट हो जाएगा और कुछ काम करने में वेस्ट काम होगा। करने में। क्यों? क्योंकि सिंपल बात है यार, मान ले तू एक सिस्टम है, तू एक इंजन है, मैं तुझे हीट दूंगा तो तेरे टेम्परेचर में चेंज तो होगा ना। तो अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया, खत्म है कि नहीं? मतलब वो Yes, sir. कुछ इंटरनल एनर्जी में वेस्ट हो गया। यस बात समझ में आया? सर। ठीक। बात समझ में आ रहा है? यस सर। सर यस सर आ रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये तेरा फ्लॉट के बारे में रहा। फ्लॉट में कुछ नहीं है, बस यही है। अच्छा, ये किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यस सर। ये कुछ नहीं है, बस एक स्टेटमेंट है फ्लॉट, दैट्स इट, खत्म। बात समझ में आ रहा है? हाँ, इसके लिए तुझे 2-3 बातें याद रखनी पड़ेगी। कौन है जी? पिछवा से कौन चिल्ला रहा है? 2-3 बातें याद रखनी पड़ेंगी। क्या? It make no distinction between work and heat as according to internal energy. If a system may increase either by getting heat or it doing work or it do both. देख, इसके कहने का मतलब ये है कि ये क्या कहता है कि अगर हम किसी सिस्टम को एनर्जी देंगे तो या तो क्या करेगा, अपने इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, या तो क्या करेगा, उस हीट को लेके काम करेगा, या फिर क्या करेगा, दोनों करेगा। ठीक है? यस सर। अच्छा देख, हीट और वर्क डन पाथ फंक्शन है और डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है। अभी पाथ फंक्शन का मतलब ये है कि मान ले मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेके जा रहा हूं, तो अगर मैं इस पाथ से लेके जाऊं तो
अलग हीट और वर्क हो सकता है, सीधे सीधे ले जाऊं तो हीट और वर्क अलग हो सकता है, ऐसे लेके जाऊं तो हीट और वर्क अलग हो सकता है, लेकिन सारे के सारे केस में डेल्टा यू सेम होगा। यस सर, कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन की बात तुझे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और एक बात और, जब इस इक्वेशन को अपन लोग यूज करेंगे ना, तो सब का सब कैलोरी में, हर एक एनर्जी को किस में रखोगे बेटा? बोलो, हर एक एनर्जी को किस में रखोगे बेटा? कैलोरी में। बात समझ में आ रहा है? हर एक एनर्जी को यस सर। कैलोरी में रखोगे। सर और जूल दूसरी में भी बात, था। हाँ सर जूल में भी था, जूल या कैलोरी। हाँ, जूल में भी रख सकते हो, जूल में भी रख सकते हो। देखो, अगर दो चीज जूल में दिया गया है तो तीसरा जूल में आएगा, और दो चीज कैलोरी में दिया गया है तो दो चीज तीसरा कैलोरी में आएगा। तुम Okay, या तो यस जूल में सर। रखो या कैलोरी में रखो, लेकिन तीनों को सेम में रखोगे। यस सर ऐसा नहीं यूनिट कि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन पे Yes. डिपेंड करेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक को जूल में रख रहा है, एक को कैलोरी में रख रहा है, ऐसा नहीं है। तीनों को एक ही नाव में रखना है, या तो जूल वाले नाव में या कैलोरी वाले नाव में, ठीक है। अच्छा, साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन है भैया? साइन कन्वेंशन। बिना साइन कन्वेंशन के तुम रखना ही मत, इक्वेशन को बिना साइन कन्वेंशन से यूज नहीं करना। साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है? देख, अगर तुझे सिस्टम से काम करवाना है तो सिस्टम को तू हीट देगा कि सिस्टम से हीट लेगा? सिस्टम को हिट देंगे। सिस्टम को हीट। हाँ, तो अगर हम सिस्टम सिस्टम को को हीट दे रहे हैं तो हीट पॉजिटिव कहलाएगा। वो हीट क्या यस कहलाएगा सर। बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव। सिस्टम खुद हीट देने लगे, ठीक है, सिस्टम खुद हीट देने लगे, व्हेन हीट इज ड्रॉन फ्रॉम सिस्टम, तो वो हीट निगेटिव कहलाएगा। ठीक बात? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, अब बता, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क डन निगेटिव होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव। अभी तूने देखा। एक बात और देख, वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब गैस काम करेगा या जब सिस्टम काम करेगा। सोच, तूने एक Yes, sir. मोटरसाइकिल बनाई, तू क्या चाहता है? मोटरसाइकिल तुझे लेके जाए या तू मोटरसाइकिल को अपने सर पे लेके जाए? मोटरसाइकिल मुझे लेके मुझे जाए। हमको लेके। मोटरसाइकिल काम करे कि तू काम करे? मोटरसाइकिल काम करे। मोटरसाइकिल। हमने मोटरसाइकिल को काम करने के लिए तो बनाया है। उसका काम क्या है? मुझे यहाँ से लेके चौराहे तक जाना। अब अगर मैं उसे सर पे लेके चौराहे तक जाऊंगा तो वो काम कर रहा है या मैं काम कर रहा हूँ? आप। मैं कर रहा हूँ ना, तो फिर बनाने का फायदा क्या हुआ? तो इसका मतलब यह है कि अगर सिस्टम या गैस काम करेगा, वर्क डन बाई मतलब उसके द्वारा, गैस के द्वारा काम किया जाएगा, तो एक्सपेंशन होगा, तो उस केस में हम वर्क डन पॉजिटिव बोलेंगे। और अगर हमको सिस्टम पे काम करना पड़ेगा तो निगेटिव बोलेंगे। ठीक है। यस सर। और इंटरनल एनर्जी के लिए साइन कैसे रखना है? तो देख, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका मतलब है डेल्टा यू बराबर होता है एन एफ आर। डेल्टा टी को मैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है, और तो उस केस में डेल्टा यू भी पॉजिटिव होगा। और अगर टेम्परेचर घटेगा तो चेंज इन टेम्परेचर निगेटिव है, तो इस केस में भी इंटरनल एनर्जी निगेटिव होगा। ये साइन कर यस सर। याद रख लेना, याद, इसको रट लेना ताकि सवाल लगाने में कोई तकलीफ ना हो। बात समझे? एक सवाल कर ले फिर चलते हैं। सर डायरेक्ट भी आ सकता है ये तो। डायरेक्ट ही सवाल आता है। यस सर, बीएससी वाले में तो और आ सकता है। बीएससी में तो गारंटी है डायरेक्ट ही पूछेगा, बाकी कुछ पूछेगा ही नहीं। सर ये वाला स्लाइड अपलोड कीजिएगा जो आप पढ़ा रहे हैं, तो ये ज्यादा समझ में आता है जो वो वाला है। वो वाला स्लाइड अपलोड करूंगा। ये वाला जो पढ़ा रहे हैं। सर डी, ऑप्शन डी। ए ऑप्शन। सर ए ऑप्शन। यस सर, ए सर ऑप्शन। डी। सर डी ऑप्शन। सर ए ऑप्शन। सर डी ऑप्शन। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, वाह बेटा।
इतना हीट एड किया गया सिस्टम में, तो इसका मतलब इस सिस्टम को दिया गया है, तो Q बराबर क्या होगा 150। वर्क डन बाय सिस्टम इज 110, सिस्टम द्वारा वर्क किया गया, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, 150 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 110। इसको कर लो, डेल्टा यू बराबर कितना हो गया 40। 40। डी। यस सर, डी। कितने लोग कह रहे हैं हाँ डी ऑप्शन सही है? यस सर डी हाँ सही है। सर डी सही है। सही है। हाँ, ये सवाल करो। सर सी ऑप्शन। एक बात बताओ बच्चा, द फ्रिक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीज द एनर्जी, जो भी कह रहा है। अबे ये तो मैंने उसमें करा रखा है केटीजी में, ये तो एएमयू में सवाल आया था। अबे एएमयू में आया नहीं था, केटीजी में कराया नहीं था गधेड़ो। चल, नहीं एक सर। एक आइडियल डायटोमिक गैस है जो यस सर, ये कराया जिसको है। हीट दिया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे। कराया अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दिया गया है तो हीट की वैल्यू क्या होगी, NCP डेल्टा टी, यही होगी ना। यस सर। अब इसी से क्या होना है, इंटरनल एनर्जी में चेंज होना है। तो इसका कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी के चेंज होने में जाएगा, तो मान लेते हैं इसका 100वां भाग इंटरनल एनर्जी में चेंज होने में जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, बोल, इंटरनल एनर्जी बाई Q। तो NCP इंटरनल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला बोल, NCB डेल्टा टी, और इसका Q का NCP डेल्टा टी, एन को मार दिया, डेल्टा टी को मार दिया, सीपी बाई सीबी को, सीबी बाई सीबी को क्या बोलते हैं, गामा। सीपी बाई सीबी गामा होता है, तो सीपी बाई सीबी 1 बाई गामा होगा। डायटोमिकली गामा क्या होता है, बोल, गामा की वैल्यू होती है 1 + 2 बाई एफ। एफ क्या होता है गामा डायटोमिकली, बोलना गधेड़ा। 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 रख दो बच्चा, 7/5, तो ये हो जाएगा 1/7/5, तो 5/7 आंसर। सर क्या यस सर ही डी। सवाल था, लुल्ले सवाल था। हाँ यस सर डी। 5 मिनट सर अभी क्लास चलेगा ये? क्या नहीं, अभी विकास सर की क्लास है ना। ये सर विकास सर क्लास है। हाँ तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय सर हिंद। अपलोड कर दीजिएगा सर। हाँ, क्लास सर, अच्छा लगा तुम लोगों को, बच्चा पार्टी सर बहुत अच्छा हाँ, लगा। बहुत सर। अच्छा था। समझ में आ रहा है सारा कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। गुड, तो चलो मिलते हैं, थैंक यू बाय सर। बाय, वेलकम। थैंक यू सर।